तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी अब तो डबल चल रही होगी। एक तो उत्तर प्रदेश दरोगा, दूसरी उत्तर प्रदेश आगामी जो नवंबर में भर्ती आने वाली कांस्टेबल, तीसरी अगर हम कह लें तो जूनियर असिस्टेंट 5512 के बाद में 3284, आगे लेखपाल 8000 के करीब। तो उसी सत्र में दरोगा की भर्ती में बच्चों एक सेशन में, एक टॉपिक में, एक सिलेबस में ये लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की कृषि के ऊपर वो आपसे सवाल पूछेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित। जब आप कृषि पढ़ते हैं, कृषि प्रधान देश को पढ़ते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक होना क्या चाहिए कि खेती। खेती ही नहीं होगी तो कृषि कहाँ होगी? और जब फसलें ही नहीं होंगी तो आप खाओगे क्या? तो सबसे पहले हम आज खेती पढ़ेंगे। और खेती आप जानते हैं, खेती का मतलब मिट्टी, खेती का मतलब जलवायु, खेती का मतलब अच्छे बीज, खेती का मतलब अच्छी सिंचाई। तो उनमें से हम ये जानेंगे कि खेती के जो प्रकार हैं वो कैसे कैसे प्रकार हैं और कैसे कैसे भारत में खेती की जा सकती है और या की जाती है। तो खेती के प्रकार पढ़ेंगे। फिर खेती के बाद में दूसरे टॉपिक फसल आएगी। फसलों में जायद की फसलें, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ठीक है, नगदी फसलें, बागवानी फसलें, ये हम सब दलहनी फसलें ये पढ़ेंगे। तो टॉपिक बाय टॉपिक आता रहेगा। आज पहला सेशन होगा कृषि के ऊपर। आप लोग इसको अपना पूरा प्यार देंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे और करेंगे, लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा कि खेती के प्रकार। हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे कि ये जो हमारे हैं खेती के प्रकार, कि भारत में या पूरे विश्व में जो खेती की जाती है उसके क्या प्रकार होते हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तभी हम समझ पाएंगे कृषि के बारे में, है ना। आमतौर पे आप लोग भी गांवों से होंगे या गांवों से नहीं हैं तो भी गांव आपको जाना रहा होगा, या नहीं भी गए होंगे तो यूट्यूब पे देखा होगा। यूट्यूब पे नहीं तो कभी ना कभी आपके वो चीजें जहन में आई होंगी। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा है विशिष्ट खेती। ठीक है, विशिष्ट खेती क्या होती है बच्चों, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके सामने लगी हुई हैं 4 लाइनें। आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं घर पे पढ़ने के लिए, समझाने के लिए। एक बार लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड आपको समझाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। देखते हैं बच्चों। लिखा है विशिष्ट खेती के अंतर्गत, यहां से आपका उत्तर शुरू होगा, केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और किसान अपने आय के लिए केवल उसी उद्यम पर निर्भर रहता है। बस इसी से सारा खेल हो गया। पेपर वाला कैसे देगा बच्चों? 4 विकल्प देगा और 4 विकल्पों में अलग अलग परिभाषाएं लिख देगा, अलग अलग कंटेंट लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि विशिष्ट प्रकार की खेती इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इधर क्या कह रहा है कि विशिष्ट खेती मतलब स्पेसिफिक खेती, स्पेशल खेती, विशेष खेती क्या होती है? तो आप बताओगे कि वो खेती जो केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए जिसमें किया जाता है और किसान अपने आय के लिए केवल उसी पर निर्भर रहता है। कहने का मतलब है कि किसान ने अगर गेहूं बोया है तो गेहूं ही बोएगा और उसी के ऊपर डिपेंड है। उसी से उसको जो भी पैसा होगा, जो भी इनकम होगी, उससे वो अपना सरवाइव करेगा, जीवन चलाएगा। फिर उसमें 50 प्रकार की खेती वो नहीं करेगा, एक ही को टारगेट करेगा, एक ही पे अपना पूरा परिश्रम लगा देगा। ये खेती क्या कहलाएगी? विशिष्ट खेती। आगे बच्चों देखते हैं। आगे लिखा है विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50%, याद करिएगा, कम से कम 50% किसी एक ही उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करे। यानी एक ही उद्यम, यानी एक ही प्रकार के मेहनत से, उद्यम से, परिश्रम से वो उसको लगाएगा, खेती को उपजाएगा, मेहनत करेगा, फिर वो तैयार करेगा और तैयार करके बेच करके अपने आय के साधनों को जुटाएगा। लेकिन शर्त यह है कि एक ही प्रकार की खेती कम से कम वो 50% हिस्से पे करेगा। 50%, यानी तमाम प्रकार की खेती नहीं करेगा। आगे, जैसे कोई किसान अपने खेतों में काहे की खेती, बागानी खेतों के अंदर चाय की खेती कर ले, तो ये नहीं कि उसमें चाय भी लगा देगा, मूली भी लगा देगा, गेहूं भी लगा देगा, ज्वार भी लगा देगा, बाजरा भी लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं। चाय, इट मीन्स चाय, कंफर्म। आगे बच्चों देखेंगे कहवा की खेती, आगे देखेंगे गन्ना की खेती, ये सब नकदी फसलें हैं बच्चों। आगे आप देखोगे रबर की खेती,
ठीक, या फिर आपके फॉर्म, फॉर्म का मतलब फार्म। आप याद रखेंगे कि विशिष्ट खेती हमारी वो खेती होती है जिसमें स्पेसिफिक कोई किसान एक ही फसल को बोता है, और कम से कम वो खेत पे कितने प्रतिशत, आप देखेंगे कि कम से कम 50% विशिष्ट खेती की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछेगा कि विशिष्ट खेती क्या है, तो आप बता ले जाओगे कि जहां पर एक प्रकार की फसल को ही किसान बोता है कम से कम 50% हिस्से पे, और उसी से अपना जीवन निर्वाह करता है या अपने आय के स्रोतों को ढूंढता है, वो खेती हमारी क्या कहलाएगी, विशिष्ट खेती। आगे बच्चों चलते हैं। आगे हमारा है बहुप्रकारीय खेती, लिखा है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। आप याद रखेंगे कि इसके नाम से ही कंफर्म हो गया कि जहां पर खेती आम तौर पर एक ही तरीके की नहीं होगी, एक ही खेत में कई प्रकार की फसलों को बो देंगे। ऐसा कौन करते हैं, ऐसा आम तौर पर छोटे किसान, सीमांत किसान, लघु किसान करते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी जोतें नहीं है, तो वो छोटी छोटी फसलों को बो करके, उगा करके, उपजा करके, छोटी छोटी मंडियों में, छोटे छोटे मार्केटों में, बाजारों में बेच करके अपनी दैनिक जरूरतों को वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो ऐसी खेती को बहुप्रकारीय खेती कहते हैं। एक बार देख लेते हैं। लिखा है बच्चों, बहुप्रकारीय खेती से आप अभिप्राय उस प्रकार की जोतों या फार्मों से है जिन पर आमदनी, बच्चों मिला शब्द, जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर करते हैं। मिल गया उत्तर बच्चों, कई फसलों पर उनका जीवन निर्वाहन होता है खेती पर, एक ही खेती में कई प्रकार की। आगे, और प्रत्येक उद्यम अथवा फसल से जोत की कुल आमदनी का 50% से कम ही भाग प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात जिस फार्म पर कुल आमदनी के कई स्रोत हों तथा प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक मिलता हो, उसे बहुप्रकारीय खेती कहते हैं। ऐसे फार्म को विविध फार्म, ठीक, जनरल फार्म भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा कि बहुप्रकारीय खेती मतलब ये होती है कि ऐसी खेती जिससे हम 50 प्रकार की फसलें बो देंगे, लेकिन क्या लिखा गया है कि कम से कम आमदनी जो होगी 50% से कम भाग प्राप्त होता है। यानी कोई अगर मान चले आपने गेहूं बोया, समझ लीजिए बच्चों, फिर आपने चावल बोया, फिर उसी खेत में आपने मान के चलिए ज्वार बो दी, फिर उसी में आपने सरसों बो दिया, मतलब समय के अंतराल पर। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जितना भी बोओगे उससे 50% तक ही आपको आमदनी होती है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन फसलें आपने कितनी बो दी, बहुत सारी। तो बहुप्रकारीय खेती। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे बच्चों है हमारा मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। आप देखेंगे मिश्रित खेती क्या होती है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा। मिश्रित, मिश्रित का मतलब होता है अलग अलग ऋतुओं के अलग अलग फसलों को एक साथ बो देंगे। जैसे क्या लिखा है यहां पर, डेटा नहीं दिया 50%, याद रखिएगा बच्चों, वहां पर 50% से कम आमदनी होगी, ये बात आपको याद कर लेनी, नहीं तो आपको सेम सब नजर आने लगेगा। आगे देखेंगे, लिखा है मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग। बस खत्म यहीं पर। ठीक है बच्चों, यहीं पर खत्म, यहीं पर आपको याद हो जाएगा कि वहां पर फसलों को ही फसलों में बो रहे थे, कई प्रकार की फसलें। यहां पर मिश्रित खेती में क्या है कि हम खेती भी करेंगे और पशुपालन भी करेंगे। अर्थात हम खेत में गेहूं, चावल, धान, ज्वार, बाजरा भी बोएंगे, भेड़, बकरी, भैंस भी पालेंगे और उनका दूध उपयोग करेंगे, उनकी रुई यानी ऊन उपयोग करेंगे। ठीक है, उनके बने हुए दूध से पदार्थों का उपयोग, जैसे मठा, दूध, दही, घी, मक्खन, इसका उपयोग करेंगे। उनको खेतों में जुताई में काम करेंगे, ठीक है, ढुलाई में काम करेंगे, यानी पशुओं का भी भरपूर उपयोग करेंगे। तो जहां खेती प्लस पशु हो जाएंगे, वो हमारी खेती क्या कहलाएगी, मिश्रित खेती। क्या लिखा है बच्चों, एक बार और देखिए, मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है। बस इतनी अगर चीज याद रहती है तो अगले वाली क्लास जो आपकी होगी फसल और ये खेती, बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। आगे देखते हैं। भारतवर्ष में कृषि के साथ पशु वर्ग भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पशु खेती में शक्ति के मुख्य रूप के स्रोत हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे दूध देने वाली गाय व भैंस, ठीक है, प्रत्येक किसान के पास होती हैं।
भारत जैसे देश में जहां खेती में मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है, ये थोड़ा सा पुरानी बात है कि अब तो हम लोग सारे के सारे अपने यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, जैसे कटाई की मशीन, जैसे सरसों के लिए मशीन, सभी के लिए, है ना। आगे देखोगे, मिश्रित खेती एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक प्रकार की बहुप्रकारी खेती है। देखिए वही शब्द आया बहुप्रकारी, तो बहुप्रकारी आया, लेकिन यहाँ पर आपका डेयरी और पशुपालन इसको स्पेसिफिक और अच्छा बनाता है। आगे बच्चों, जिसमें पशुपालन व फसल उत्पादन एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम तक कुल आय में कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। 50% नहीं, 10% की हिस्सेदारी होती है दोनों को मिलाकर के। आगे, पदार्थों को बाई प्रोडक्ट का उपभोग करते हैं, यानी जहां पर खेती प्लस पशुपालन होगा और ऐसे उत्पादों से 10-10% हम चीजों को उत्पादित करके बेचेंगे और अपने आय के साधनों को मजबूत करेंगे, वहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रित खेती। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों हमारा शुष्क खेती या समस्या समाधान खेती। ठीक है बच्चों, इतनी बात याद रखेंगे, शुष्क का मतलब है जहां बरसात, जहां पानी बिल्कुल ही कम बारिश होती है, वहां के किसान बेचारे बहुत परेशान होते हैं। जैसे बुंदेलखंड की मिट्टी, बुंदेलखंड का क्षेत्र, महोबा, झांसी, ऐसा वाला क्षेत्र, तो वहां के लोग कैसे खेती करते हैं, किसी भी तरीके से पानी का संचय करते हैं, पानी को संरक्षित करते हैं, जल की निकासी और जल का संरक्षण का पूरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसी खेती हमारी क्या कहलाएगी, जहां पानी ड्राई होता है, पानी होता ही नहीं, जल होता ही नहीं। ठीक, ऐसी खेती को कहते हैं शुष्क खेती। तो शुष्क खेती के तहत क्या आएगा बच्चों, ऐसी भूमि में जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच, देख लीजिए बच्चों, यहीं से उत्तर हो जाएगा, 20 इंच अथवा इससे भी कम हो, या तो 20 इंच हो या इससे भी कम होगा, तो वहां बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों को, आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती करते हैं। यानी आर्थिक चीजों को बेहतर बनाने के लिए फिर भी खेती करेंगे, लेकिन बारिश आप देख लीजिए कितनी कम है, 22 इंच। 22 इंच का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, है ना। आगे देखोगे कि शुष्क खेती के क्षेत्रों में, क्षेत्र कर लेंगे, क्षेत्रों में शुष्क खेती के क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए भूमि में वर्षा के पानी का अधिक से अधिक मात्रा में सुरक्षित रखा जाता है। पानी की कीमत, जल की कीमत तभी आपको पता चलती है जब उसका आपके जीवन में अभाव होता है। हिंदी में आपने पढ़ा है रहीम दास को, रहीम दास कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चूल। आगे बच्चों चलते हैं, तो ये शुष्क खेती भी समझ में आई होगी। अगला हमारा बच्चों है रैचिंग खेती। रैचिंग खेती क्या होती है बच्चों, पहले देख लेंगे। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती है और ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि यह प्राकृतिक है। पेपर वाला यहीं से बना लेगा कि कौन सी ऐसी खेती है जो प्राकृतिक है। कहने का मतलब है ये ऐसे ही खेत छोड़ दिए जाते हैं और बरसात की वजह से, अन्य कारणों की, जलवायु, मौसम, तापमान की वजह से वहां पर फसलें उत्पादित हो जाती हैं अपने आप, तो उसको हम रैचिंग खेती कहते हैं। आगे और मजेदार है, आगे देखेंगे। वनस्पति, है ना बच्चों, वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं, जैसे भेड़, जैसे बकरी आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में, ठीक है बच्चों, भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भेड़ बकरी रखने वालों को रैचर की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा कि इन देशों में कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो इन भेड़ बकरियों को देखरेख करते हैं, उनको आपने नाम क्या दिया है, रैचर। याद रखिएगा, इनको आपने नाम दे दिया है रैचर, और इन्होंने कहा कि भेड़ बकरी गाय भैंस को चराने के लिए गांव में जैसे परती जमीन नहीं छोड़ दी जाती है, वो जो चरागाह होता है गांव में, ऐसे ही जिसके ऊपर ना जुताई होगी, ना बुआई होगी, ना गुड़ाई होगी, ऐसी भूमि को रैचिंग खेती कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में तक इसका प्रसार और प्रसारित है। देख लीजिए, जैसे इन्होंने बातें बता रखी हैं कि अमेरिका और कई देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, तिब्बत में, भारत में या पर्वतीय पठारों में। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल क्या बना देगा कि ये खेती कहाँ होती है, ये देशों में होती है।
इनके पशुपालकों को क्या कहते हैं? तो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में उनको रैचर कहते हैं। कंफर्म, क्या कहते हैं? रैचर कहते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे बच्चों हमारा क्या है? आगे है हमारा स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील को आप झूमिंग खेती भी कह सकते हैं, आगे आएगा भी। जहां पर आप जगह जगह को छोड़ छोड़ करके, कहीं पर आपको जंगल दिखा उसको आपने जला दिया, छोटा सा स्थान को जला करके वहां की मिट्टी को साफ कर लिया, उस पर आपने कुछ समय तक खेती करी, जब तक उत्पादक क्षमता रही आपने उसका उपभोग करा। उसके बाद में आप वहां उस स्थान को छोड़ करके 4 कदम आगे चले गए, फिर आपने ऐसा स्थान ढूंढा, फिर वही प्रक्रिया करी, फिर आगे चले गए। इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मिंग है, छोड़ छोड़ करके जो जा रहे हो, वो स्थानांतरण खेती कहलाएगी। जैसे इसे झूमिंग या पैड़ा कृषि भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? झूमिंग या पैड़ा, याद रखिएगा। पेपर वाला पूछ लेगा कि किस खेती को झूमिंग या पैड़ा कहते हैं, तो स्थानांतरण खेती को। आगे, यह मानव की आदिम अवस्था की सूचक है। यानी मनुष्य जब आया और मनुष्य ने जब आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण जानते हैं आप लोग, तो मध्य पाषाण काल से व्यक्तियों ने, मनुष्यों ने खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। तो जब वहां पर पशु पालना भी, तो आदिम अवस्था के सूचक है। इसका मतलब है पेपर वाला आपसे पूछेगा, ये जितने भी हमने टाइप्स पढ़ाए उन प्रकारों में पूछेगा कौन सी ऐसी खेती का प्रकार है जो आदिम प्रकार की खेती है। आदिम मतलब पुरातन, तो आप बता दोगे मध्य पाषाण काल से स्टार्ट है और इस खेती का नाम है स्थानांतरण खेती। आगे क्या है कि इसमें सबसे पहले वन के किसी खंड को साफ करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है, बढ़िया सा। उसके कुछ वर्षों तक इस स्थान पर खेती या कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर यह क्रिया की जाती है, जैसा कि अभी आपको पहले बताया जा चुका है। इसलिए इसे काटना, याद रखिएगा, काटना और जलाना अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। बच्चों ये भी याद रखिएगा, इसके 2-3 नाम हो गए, एक स्थानांतरण खेती हो गई, एक आदिम अवस्था हो गई, एक इसको काटना, जलाना अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। रट लेना बच्चों, इनको समझ भी लेना। इससे खेती का आकार काफी छोटा होता जाता है। एक साथ ही कई फसलों की कृषि की जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, कहां पर? भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, ऊपर वाला और पूर्वी राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम यानी असम, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि अधिक प्रचलित है। विश्व के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जंगली भागों में इस प्रकार की खेती अनिवार्य रूप से की जा रही है। तो पेपर अगर वो शहरों के नाम पूछ ले, देशों के नाम पूछ ले तब कर लोगे, आदिम पूछ ले तब कर लोगे, बुश फैलो पूछ ले तब कर लोगे, काटना पूछ ले तब कर लोगे। एक बार इसको रफ कर देते हैं। जिन लोगों को इसकी शॉर्ट लेना है वो लोग आराम से इन स्लाइडों को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उनकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और अगला चैप्टर खेती से आएगा। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में आराम से दिया गया है कि भाई हमें पूछेंगे, एक शब्द आपका काटना, दूसरा शब्द जलाना, अगला शब्द बुश फैलो और अगला शब्द आपका मिला है आदिम। आदिम अवस्था की कृषि है ये, तो ये बात आप याद रखोगे। इसे झूमिंग कहा जाएगा, एक शब्द ये, और अगला पैड़ा कृषि। कंफर्म है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग बच्चों क्या होता है? एक ऐसी खेती होती है जहां की वस्तुओं को, जिन भी वस्तुओं को हम ट्रकों पर लाद लाद करके, लोडिंग कर करके उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, क्योंकि वो उस प्रकार की फसलें थी, तो वो ट्रक फार्मिंग का नाम ही उनका पड़ गया। जैसे मान के चलिए हमने कोई खेती करी और उसमें इतनी मात्रा में वो फसल उत्पादित हो गई कि उसको ट्रक पे हमने लादा या ढुलाई करी और ले करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मंडियों तक गए या एक देश से दूसरे देश तक गए, तो वो ट्रक फार्मिंग कहलाएगी। जैसे बच्चों हम यहाँ देखते हैं, यह भी व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों, फलों, फूलों की कृषि है। याद रखिएगा, किसके लिए ये ट्रक फार्मिंग होगी? सब्जियों के लिए होगा पहला शब्द, दूसरा बच्चों फलों के लिए होगा, तीसरा फूलों के लिए होगा। आगे, जिसके परिवहन में, यहां से शब्द है बच्चों, जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किया जाने के कारण इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि का विकास विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों में, जो औद्योगिक क्षेत्र होंगे, उद्योग क्षेत्र होंगे, वहां पर ही इन खेती को ज्यादा किया जाएगा, जाहिर सी बात है। आगे, भागों में हुआ है जहां से उत्पादों की नियमित आपूर्ति की जाती है। अमेरिका का बच्चों,
अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क आदि इसके प्रमुख क्षेत्र है। याद रखिएगा, कभी पूछ लेगा ट्रक फार्मिंग खेती कहाँ होती है, तो ये देश आपको याद रखने हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगला हमारा और ये है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है? जैसे इसका नाम होता है कि ऐसे उत्पाद जो डेयरी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं एक बार बच्चों, यह एक प्रकार की विशिष्ट कृषि है। याद रखिएगा कैसी है? विशिष्ट, स्पेसिफिक है, जिसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, प्रजनन का मतलब होता है एक पशु या मनुष्य या कोई भी अपनी अगली पीढ़ी, अपनी अगली संतति को जन्म देती है, उसको प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, उनके पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी पशुओं के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है कौन सा? डेयरी फार्मिंग। आप जानते हैं दूध की डेयरी, बहुत सारी बातें। विशेष रूप से गायें पाली जाती हैं जिनके दूध एवं दुग्ध पदार्थों का, जैसे घी, दही, मक्खन है ना, मठा, ये सारी बातें व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। यानी प्रोफेशनली उनका उपयोग करते हैं दूध, दही, मक्खन का। यूरोप के अनेक देशों, जैसे कौन सा देश बच्चों? ब्रिटेन, जैसे कौन सा देश? आयरलैंड, जैसे कौन सा देश? बेल्जियम, जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, आगे स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि इस प्रकार की कृषि होती है। तो इन देशों के आप नाम याद कर लेंगे। जैसे क्या इन्होंने बताया है? विटिकल्चर। विटिकल्चर मतलब व्यापारिक स्तर पर अंगूर का उत्पादन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखते हैं। उसी में जैसे पीसी कल्चर, पीसी कल्चर भी उसी के तहत आएगा हमारा। तो आप देखते हो कि जैसे जल या मछली का पालन की व्यापारिक घटना पीसी कल्चर कहलाती है। आगे आप देखोगे इसी में हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में फलों, सब्जियों, पुष्पों का उत्पादन कहलाता है, क्योंकि उसमें पहले ही बच्चों आपको दे रखा है फूलों का, फलों का, पुष्पों का, ये वाली बात। आगे आप देखोगे आर्बोरिकल्चर, वृक्षों का, कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, झाड़ियों का आदि की कृषि। आगे बच्चों देखेंगे ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर का मतलब होता है जमीन पर फैलने वाली सब्जियां। जैसे आपने देखा होगा लौकी की सब्जी, जैसे आपने देखा होगा सीताफल यानी कद्दू की सब्जी। ठीक है, ऐसी सारी बातें। अगला आपने देखा होगा व्यापारिक कृषि, इसके अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोगों का सेशन भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। दरोगा की भर्ती बहुत दमदार तरीके से कराई जाएगी, और इसके साथ में आगामी जितनी भी परीक्षाएं, कांस्टेबल, लेखपाल आदि। ठीक है, धन्यवाद।